दिस इज योर लेक्चर नंबर 8। फटाफट से क्विक रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक कॉइल है, मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक कॉइल है, ठीक है। इसमें कोई करंट अगर पास कर रहा है और अगर ये करंट चेंजिंग करंट है, चेंजिंग में दोनों केसेस आते हैं, हो सकता है ये इंक्रीज कर रहा हो सकता है ये डिक्रीज कर रहा हो, दोनों ही केसेस में इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है ड्यू टू चेंज इन करंट इन दिस कॉइल। इसी कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से इसी कॉइल में करंट का इंड्यूस होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। और इस सर्किट एलिमेंट को क्या बोलते हैं आप, इंडक्टर, ठीक है। तो करंट इंड्यूस हुआ, अब करंट इंड्यूस हुआ किस डायरेक्शन में इंड्यूस होता है वो डिपेंड करता है चेंज कैसा है, ठीक है। अगर मान लो आपके पास जो चेंज है वो इस तरह है कि आपका जो करंट है वो ग्रो कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इंड्यूस करंट जिस कारण से बनता है वो उसी कारण को अपोज करता है। वो किस कारण से बन रहा है, करंट के बढ़ने की वजह से बन रहा है, तो उसको अपोज कैसे करेगा, इंड्यूस करंट, यस, उसको कम करेगा। इंड्यूस करंट अपोजेस इट, इट डिक्रीजेस इट, आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस इट। अगर आपके पास करंट जो है वो डाइंग करंट है, मतलब वो जो कॉइल में करंट जा रहा था वो करंट जितना जा रहा था उससे कम होने लग गया, धीरे धीरे टाइम के साथ करंट कम होने लग गया, तो करंट चेंज तो हुआ है ना, करंट डिक्रीज होने लग गया। तो अब इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, सपोर्ट द डाइंग करंट। इंड्यूस करंट सपोर्ट्स डाइंग करंट। ये बात सबको समझ में आ गई। तो यहाँ हम लोगों ने ना लेंज लॉ का कॉन्सेप्ट लगाया, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इंडक्टर में क्या है, कॉइल्स है, ठीक है। आपको पता है करंट कैरिंग कॉइल अगर होती है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आता है ही नहीं आता। मान लो आपके पास ये कॉइल है, ये ऐसे कॉइल है, सपोज ये आपके पास कॉइल है, ठीक है, इसमें ऐसे करंट जा रहा है, एक कॉइल की बात कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड आता है कुछ इस तरीके से, मतलब ऊपर से देखे तो कुछ ऐसे आ रहा है, नीचे से देखे कुछ ऐसे, इधर से देखे ऐसे, तो इस स्पेस के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है। और अगर आप एक करंट की वैल्यू बढ़ाते हैं तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल का वैल्यू क्या होता है, μ0/2, जो भी उसमें से करंट जा रहा है डिवाइडेड बाय में रेडियस ऑफ द कॉइल। सो यहाँ से आप देखते हो कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द कॉइल है, यानी करंट अगर आप बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द कॉइल भी बढ़ रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आपके पास बढ़ेंगी। अगर करंट बढ़ा, फील्ड बढ़ा, फील्ड बढ़ने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और आ गई, फील्ड घटने का मतलब क्या है कि वो कम हो गई या दूर दूर हो गई, ठीक है। तो उस कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स चेंज हो जाता है। फ्लक्स क्या होता है, बढ़ जाता है, पर एक्चुअली बढ़ रहा है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि आई बढ़ रहा है तो बी बढ़ रहा है, तो फ्लक्स फाई क्या होता है, बी डॉट ए, तो फ्लक्स भी बढ़ रहा है। तो फ्लक्स बढ़ने की वजह से क्या होता है फिर, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, एंड इफ इट इज क्लोज्ड कॉइल तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। और वो ऐसे प्रोड्यूस होता है कि जिस कॉज की वजह से वो बनता है वो उसको डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर एक कॉइल की कहानी बताई है मैंने, यहाँ पर बहुत सारी कॉइल्स हैं, सभी में सेम कहानी चल रही होगी, तो सेम जो प्रोसीजर है आप सब में बता सकते हो। अगर फाई चेंज होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, आई इंड्यूस आ जाता है। समझ में आई बात? ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप मुझे क्लास के बाद पूछना बेटा, दीपांशु क्लास के बाद रुक जाना, ओके। व्हाटएवर इज योर क्वेश्चन डिस्कस दैट विद मी आफ्टर क्लास, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके हैं। तो यहाँ से प्रोसेस समझ में आ गया, क्यों करंट इंड्यूस हुआ, फैराडेज लॉ लग रहा है, और डायरेक्शन इंड्यूस करंट की हम बता रहे हैं लेंज लॉ की वजह से। तो ग्रोइंग करंट इंडक्टर में होता है तो इंड्यूस करंट उसको घटाता है, डाइंग करंट की वजह से अगर आपके पास इंड्यूस करंट बन रहा है तो इंड्यूस करंट उसको सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी डिटेल में, कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। इसके बाद हम लोगों ने एक चीज और करी थी कि जो फाई है, टोटल फ्लक्स थ्रू ऑल दीज कॉइल्स, ये आपके पास किसके बराबर आता है, एल इंटू में आई। हम बोल रहे हैं ना कि फ्लक्स जो एक कॉइल से जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो गया, करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है,
करंट घट रहा है तो फ्लक्स घट रहा है, तो फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल हो गया, आई। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप हटाते हैं तो आपके पास एक कोफिशिएंट आता है, इसको क्या बोलते हो आप, सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट एन, जिसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी। अब आपके पास फ्लक्स जो आया, इसमें चेंज हुआ फ्लक्स, तो चेंज इन फ्लक्स की वजह से क्या आता है आपके पास, ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है। तो ईएमएफ इंड्यूस का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आपके पास, माइनस एल इंटू में डी आई बाई डी टी। एक्चुअली में आप फॉर्मूला क्या यूज करते हो, ई इज इक्वल टू द माइनस में डी फाई टोटल जितना भी है डिवाइडेड बाय में dt। फाई की जगह पहला ही पुट करते हो तो आपके पास ये फॉर्मूला बनता है। तो ये दो फॉर्मूले आपको बताए थे लास्ट टाइम की, इंपॉर्टेंट है, याद रखो। उसके अलावा उस टॉपिक में कुछ ज्यादा है नहीं। फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू एल आई एंड ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल क्या आएगा आपके पास, माइनस में एल इंटू में डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये आपका रिवीजन है जो आप लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या था, एक ही कॉइल थी, उसी में करंट का बढ़ना घटने की वजह से उसी में करंट इंड्यूस हो रहा था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस है, और उस एलिमेंट को आप बोलते हैं इंडक्टर। यहाँ पर क्या होता है, दो कॉइल्स होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। मान लो ये आपके पास है पहली कॉइल और इसको मैंने मान लो बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बगल में मैंने क्या रख दिया, सेकेंडरी, एक और कॉइल आपने रख दी और इसमें लगा दिया मैंने गैल्वेनोमीटर। अगर मैं प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट को चेंज करूं, ये आपके पास प्राइमरी कॉइल, ये है आपके पास सेकेंडरी कॉइल। सो अगर प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट आए, करंट है मान लो बैटरी की वजह से करंट आया, आई गया, अगर ये जो करंट है ये चेंज हो रहा है विद टाइम, चेंज में इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो आपको पता है जब ये करंट इसमें से जा रहा है, करंट जब एक कॉइल से जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, तो इन कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अगर करंट है कॉइल के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड भी है, जिसका वैल्यू क्या होता है आपके पास, म्यू नॉट बाय में 2I, जो भी उसका रेडियस है, जो भी उसमें से करंट। ये एक कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रही हूँ मैं, ऐसे इसमें बहुत सारी कॉइल्स है। तो आपको पता है कि इन सभी कॉइल से रिलेटेड फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यानी अगर मैं फील्ड लाइंस को ड्रॉ करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, कुछ इस तरह की से आएंगी। सभी कॉइल्स को अगर कंबाइन करूं तो ऐसे आएंगी, नहीं आएंगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यहाँ खत्म नहीं हो जाती है ना, अगर आसपास कोई चीज रखी है उसको भी तो इन्फ्लुएंस करेगी, यहाँ से भी पास करेंगे, इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, अगर मैं थोड़ा और क्लोज बनाऊं तो मान लीजिए कुछ ऐसे जा रही है, कुछ इससे भी ऐसे जा रही है, ऐसे। सो अगर प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट चेंज होता है तो सेकेंडरी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, और अगर इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसके अंदर भी करंट इंड्यूस होता है, और वो ऐसे इंड्यूस होता है कि जिस चेंज की वजह से वो बनता है उसी को वो अपोज करता है। तो ये इसका फंडा होता है। तो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। पहले वाले से आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, वहां तो एक ही कॉइल थी, उसी में करंट बदला, उसी में सेल्फ इंडक्टेंस हुआ, उसी में इंड्यूस करंट बना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल में अगर आपका करंट चेंज होता है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्राइमरी कॉइल में बदली वो सेकेंडरी में भी तो बदलेंगी। अगर यहाँ पर आप बोल रहे हो कि करंट बढ़ रहा है तो इन कॉइल से रिलेटेड भी तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा हो जाएंगी ना, और ये कनेक्टेड है सेकेंडरी कॉइल से भी तो वहां पर भी ज्यादा हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ सेकेंडरी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और जहां फ्लक्स चेंज हो रहा है कॉइल से रिलेटेड वहां ईएमएफ इंड्यूस होता है और करंट प्रोड्यूस होता है, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाता है। समझ में आया? यस मैम। आपको थोड़ा नोट करा देती हूँ, आप लिख लो। मैम प्राइमरी कॉइल में जब करंट चेंज हुआ तो फिर प्राइमरी कॉइल में भी तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। हाँ, वो जो सेल्फ इंडक्टेंस वाला पार्ट है वो भी है। अभी हम पढ़ रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। जब आपने दूसरी कॉइल पास में रखी तो उसमें भी इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये तो यहाँ पर आप लिख लीजिए करंट, थोड़ा सा मैं ब्रीफली लिखवा देती हूँ, मतलब लाइक अभी पेपर भी है। तो करंट इन कॉइल प्रोड्यूसेस, करंट इन प्राइमरी कॉइल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इन प्राइमरी कॉइल। पहली बात तो फील्ड तो आएगा ही, ठीक है, जिसका वैल्यू आप निकाल सकते हो कितना है, एक कॉइल से रिलेटेड निकाल लो, जितनी आपके पास कॉइल है आप
सॉरी फील्ड जो आपके पास वो तो सेम ही बनेगा ना, आपके पास जो फील्ड बनेगा वो सेम बनेगा। करंट इन प्राइमरी कॉइल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन प्राइमरी कॉइल। इसके बाद इफ I in primary coil changes, then magnetic field lines also changes। मतलब क्या है कि अगर करंट बढ़ रहा है मान लो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ रही हैं, एंड दीज magnetic field lines are also connected to secondary coil, also connected to secondary coil। सो अगर आपके पास पहले में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदल रही है तो आप क्या बोलोगे, therefore flux through secondary coil changes and current will be induced। अब वो किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा वो हमारे को लेंज लॉ बताता है, विल बी इंड्यूस्ड। सो दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार। एक कॉइल है, कॉइल के अंदर आपने करंट दौड़ा दिया। करंट अगर मान लो आपने सपोज स्टार्टिंग से लेते हैं, मान लो आपने एक स्विच लगा दिया, यहाँ मान लीजिए आपने एक छोटा सा स्विच लगा दिया ऐसे, ठीक है। अगर मैं स्विच को क्लोज करती हूँ, धीरे धीरे करंट बढ़ता है, तो करंट इसका मतलब इसके अंदर चेंज हो रहा है। अगर करंट चेंज हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ना। करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड है क्या, कैसे बताते हो कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन से बताते हो। अगर मान लीजिए करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ गया, करंट घटा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ गया, यानी इन कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता है। तो सिर्फ इन्हीं से नहीं चेंज हो रहा ना, साथ में सेकेंडरी कॉइल भी रखा है, उससे भी तो रिलेटेड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर चेंज हो रहा है कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आप क्या बोलते हो कि यहाँ पर भी ईएमएफ इंड्यूस होगा एंड दिस सर्किट इज क्लोज, तो यहाँ पर करंट इंड्यूस हो जाएगा। और करंट इंड्यूस ऐसे होता है जो इसको अपोज करता है। आई बात सबको समझ में? यस मैम। ठीक है, तो करंट इन प्राइमरी कॉइल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन प्राइमरी कॉइल, ये तो सीधी सी बात है। एक सेकेंड, इफ आई इन प्राइमरी कॉइल चेंजेस देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो चेंजेस, these magnetic field lines are also connected to secondary coil, therefore flux through secondary coil also changes and current will be induced। समझ में आया? अब बोलो। मैम आ गया समझ। पक्का? यस मैम। ठीक। मैम अगर प्राइमरी वाले में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी तो सेकेंडरी वाले में भी चेंज होगी? हाँ जी बेटा, ऑब्वियसली चेंज होगी, चेंज तो होंगी ना। यहाँ पर खत्म थोड़ी हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सपोज करंट बढ़ा दिया तो यहाँ देखो प्रोपोर्शनैलिटी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज कर रहे हो इसका मतलब है कि वहां पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस और क्लोज आ जाएंगी, और भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आ जाएंगी जो इस कॉइल में से पास करेंगी। यानी कि यहाँ पर और फील्ड लाइंस आप दिखा सकते हो, यहाँ सेकेंडरी कॉइल से रिलेटेड भी तो दिखाओगे, क्योंकि यहाँ पर टर्मिनेट थोड़ी हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो स्पेस में आगे तक जाती है। तो यहाँ अगर कुछ चेंज है तो यहाँ भी ऑब्वियसली कुछ चेंज है। ठीक है मैम एक बार रिपीट कर दो, मेरी क्लास एंड हो गई थी सडनली, अब मैंने फिर ना दूसरे डिवाइस से कनेक्ट किया है। देखो ध्यान से सुनो, दो कॉइल्स को आसपास रख दिया, एक कॉइल में करंट दौड़ाया, दूसरे में करंट नहीं दौड़ाया। अगर इसमें करंट बढ़ा दिया या घटा दिया तो आपको पता है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो घटेगा या बढ़ेगा। अगर घटा रहे हो तो घट जाएगा, बढ़ा रहे हो तो बढ़ जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड घटना बढ़ना का मतलब क्या है, इनसे रिलेटेड जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, जो फ्लक्स है दैट इज पासिंग थ्रू दीज कॉइल्स, दिस इज आल्सो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर घटा रहे हो करंट तो फ्लक्स घट जाएगा, बढ़ा रहे हो करंट तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, क्योंकि बी फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है बी डॉट ए। ठीक है, सो बी अगर चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, एरिया तो मैं चेंज कर ही नहीं रही ना। तो करंट को अगर चेंज किया तो आप क्या बोल रहे हो कि फ्लक्स भी चेंज हो रहा है।
ठीक है, और ये फ्लक्स सिर्फ इसमें ही नहीं चेंज हो रहा है, इनसे रिलेटेड भी तो चेंज होगा, यहाँ पर भी तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हो जाएंगी। पहले अगर 4 थी जो कॉइल से पास हो रही थी, अब हो सकता है 6 पास कर रही है। सो फ्लक्स अगर एक कॉइल से रिलेटेड चेंज होता है, फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल अगर चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू फेरेडे लॉ वहां पर आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होता है, और अगर वो सर्किट क्लोज है तो उसमें करंट पास करता है। समझ में आई बात? आई कि नहीं? यस मैम। ओके, रिपीट कर दो थोड़ा सा। आगे चलते हैं। ठीक है, इसी को मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाती हूँ। जैसे अगर कॉइल की बात करें, हाँ मान लो आपके पास सिंगल कॉइल है, वही आपके पास सिंगल कॉइल की बात है, ये सिंगल कॉइल है और आपके पास कुछ ऐसे करंट जा रहा है इसमें से, ऐसे अगर मैं यहाँ से दिखाऊं, ये ऐसे रखी हुई मैंने, ऐसे करंट जा रहा है, तो यहाँ से आगे, यहाँ से इस तरीके से, मतलब कि ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? सेंटर ऑफ कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? μ0/2, जो भी इसमें से करंट पास कर रहा है वाई में ए, और इसके पास अगर मैं इसकी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करूं तो ऐसे ही ड्रॉ करूंगी ना, कुछ ऐसे आ रही होंगी, कुछ ऐसे आ रही होंगी, कुछ ऐसे आ रही होंगी, कुछ ऐसे होंगी, और इसके पास एक और कॉइल रख दी मैंने, मान लो मैंने इसके पास में एक और कॉइल रख दी ऐसे, इसमें मैंने कोई करंट नहीं दौड़ा रखा, तो अब मुझे बताओ क्या ये फील्ड लाइंस इससे कनेक्टेड नहीं है? ऐसे जाएंगे ना, ऐसे कुछ इससे भी तो जाएंगे, इस तरीके से पास करेंगे ना। और अगर मैं यहाँ पर करंट को बढ़ा दूं इन प्राइमरी कॉइल, इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी जो है जिसमें आप करंट को चेंज कर पा रहे हो, इन प्राइमरी कॉइल आपने करंट को बढ़ा दिया, अगर बढ़ाओगे तो बी भी बढ़ जाएगा ना, बढ़ेगा कि नहीं? इसको I1 जा रहा है, वो I1 हो गया, सो यहाँ से बी भी बढ़ गया, बी बढ़ गया तो फ्लक्स बढ़ गया, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है आपके पास? बी डॉट ए। फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल। अगर फ्लक्स चेंज होता है थ्रू अ कॉइल तो हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ वहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं ना। जैसे यहाँ पर मैंने करंट अगर बढ़ाया तो करंट बढ़ाने से यहाँ पर बी बढ़ा तो यहाँ पर फ्लक्स बढ़ा, तो अब इस कॉइल के अंदर ही बात करती तो मैं बात करती सेल्फ इंडक्टेंस की। अब मैं बात कर रही हूँ कि इससे रिलेटेड क्या कहानी है, जब एक और कॉइल आपने पास में रख दी, तो अगर आप यहाँ पे करंट बढ़ा रहे हो, बी बढ़ रहा है, इससे रिलेटेड फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इससे रिलेटेड भी तो फ्लक्स बढ़ रहा है, Y2 इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, सो यहाँ पर भी EMF इंड्यूस होगा और यहाँ पर भी इंड्यूस्ड करंट आएगा, इंड्यूस्ड करंट। और वो कैसे आएगा बताओ? मान लो करंट बढ़ा दिया, ठीक है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ गई, इससे कनेक्टेड भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ गई, इससे रिलेटेड फ्लक्स बढ़ गया, तो करंट का डायरेक्शन कैसे होना चाहिए? जिस चेंज की वजह से वो बन रहा है उसको अपोज करे। चेंज क्या है? फ्लक्स का बढ़ना। फ्लक्स को घटाओगे कैसे? आप करंट का डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, इस तरीके से आपके पास करंट का डायरेक्शन, यानी यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इस डायरेक्शन में और यहाँ ऐसे, तो आपके पास इससे रिलेटेड जो फ्लक्स बनेगा इंड्यूस करंट की वजह से वो इसको अपोज करेगा। चेंज को हमेशा अपोज करना चाहते हैं। समझ में आई? तो ये कहानी देखो, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर बहुत सारी कॉइल्स हैं, स्टक है स्क्रीन, अभी दिख रही है? यस मैम। समझ में आ गई कहानी सारी? तो इसको हम नोट डाउन भी कर लेते हैं। मैम अगर हमें करंट को इंक्रीज करना है तो दोनों कॉइल में जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट होनी चाहिए ना? हाँ जी बेटा, अपोजिट ही आएगी वो, लेकिन अगर डाइंग करंट हो तो उसको सपोर्ट करेगा वो। अगर मान लो यही करंट में घटा देती तो बी घट जाता, फ्लक्स घट जाता, तो इससे रिलेटेड जो फ्लक्स होगा वो भी तो घटेगा। अब आपके पास फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होगा। अब ये ईएमएफ या करंट किस वजह से आ रहा है? फ्लक्स के घटने की वजह से आ रहा है। तो चेंज को अपोज कैसे करते हो? फ्लक्स को बढ़ाना पड़ेगा, तो सेम डायरेक्शन में करंट हो जाएगा, तभी आएगा ना। तो वो डिपेंड करता है कि फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर मान लो आपके पास फ्लक्स घट रहा है तो उसको सपोर्ट करना है, अगर बढ़ रहा है तो उसको घटाना है, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। मैम ये आपने जो इन प्राइमरी कॉइल के बाद जो आपने बी लिखा है वो क्या बताया था मैम? इसके बाद बता दो। ये बी है, ये जो कॉइल प्राइमरी कॉइल है, फर्स्ट कॉइल है, ये मान लो कॉइल नंबर 1 है, ठीक है। अगर इसमें मैंने करंट बढ़ाया बेटा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी तो बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इससे रिलेटेड भी बढ़ेगा, क्योंकि वो लाइंस इसको भी क्रॉस कर रही है,
ठीक है, तो यहाँ भी फ्लक्स बढ़ता है, फ्लक्स इन सेकंड आल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ पर भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है। तो यहाँ से लिख लीजिए ये चीज, अगर आपको कंफ्यूजन भी है तो। ग्रेटर, हाँ जी मैम प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का अरेंजमेंट मतलब एक ही जगह पर होता है? ये भी मैं बताऊंगी अभी किस किस चीज पे ये डिपेंड करता है, एक बार ये चीज नोट करो। ग्रेटर I1 इन प्राइमरी कॉइल, सो यहाँ पर आप लिखोगे मोर विल बी फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सेकेंडरी, मोर विल बी फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सेकेंडरी। सीधी सी बात है, यही तो एक्सप्लेन किया मैंने। अगर आपके प्राइमरी में करंट बढ़ रहा है तो इससे रिलेटेड भी तो फील्ड लाइंस बढ़ रही है सेकेंडरी से, है कि नहीं? यही तो चीज एक्सप्लेन करी है हम लोगों ने यहाँ पर। सो मोर विल बी द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सेकेंडरी। सेकेंड पॉइंट, अगर फील्ड लाइन ज्यादा है इसका मतलब है मोर फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी, यस और नो? ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो कि फ्लक्स जो है आपके पास सेकेंडरी से जो पास हो रहा है, जो टोटल फ्लक्स है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के प्रोपोर्शनल है, प्राइमरी में जितना करंट बढ़ रहा है घट रहा है उसके प्रोपोर्शनल है सेकेंडरी में जो फ्लक्स बन रहा है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं तो हमारे पास एक कोफिशिएंट आता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट M इनटू में आएगा। समझ में आई सबको कहानी? यस मैम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अब आपको याद रखना। ऐसे ही हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस में भी था ना? यस मैम। वहाँ पे L था। ठीक है, अब ये तो मैंने कहानी Yes, एक ma'am. कॉइल की बताई है। जब इंडक्टर में बहुत सारी कॉइल्स हो जाती है ना, तो टोटल जो फ्लक्स उसमें से चेंज हो रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट दैट इज पासिंग थ्रू प्राइमरी। इसलिए मैंने शब्द जो यूज करा है वो टोटल यूज किया है। समझ में आई बात? यस So, यहाँ मैम। से मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट बता दो, क्या बनेगी? phi2 टोटल बाय में I1। तो phi क्या होता है? वेबर। I क्या होता है? क्लियर? सो वेबर पर एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं? मैम हेनरी। यानी इसकी यूनिट हेनरी। और सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट बराबर है। समझ में आई? यूनिट बराबर है ना, सेम ही है। अच्छा, वहां पर भी हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट को डिफाइन किया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट बिटवीन द टू कॉइल्स है दैट इज इक्वल टू किसके होता है? अच्छा, वो चीज हम लोग डिफाइन करेंगे जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डिस्कस करेंगे। चलो इसी की बात हम लोग करेंगे। मैंने एक बार ये चीज बता दूं कि phi2 जो है सेकंड कॉइल का फ्लक्स पहले वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस, ये चीज ध्यान रखना है। जो सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स टोटल है वो प्राइमरी कॉइल के करंट पे डिपेंड करता है। और अगर मान लीजिए आपने सेकेंडरी कॉइल में करंट को चेंज करा होता और प्राइमरी में आप फ्लक्स देख रहे हो, तो आपका फॉर्मूले में क्या हो जाता? यहाँ पर आप 1 लिखते फ्लक्स थ्रू, और यहाँ पर आप I2 लिखते सेकेंडरी में करंट कितना है। समझ में आया? यस। ठीक है, अब देखो एक चीज, म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट जो है ये किस किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन, तो अरे आई थिंक शैली ने पूछा था किस किस पे डिपेंड करता है बेटा। देखो, सबसे पहले शेप पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, और सेपरेशन बिटवीन दी कॉइल्स पर डिपेंड करता है, सेपरेशन बिटवीन कॉइल्स पे डिपेंड करता है, एंड ओरिएंटेशन क्या है, किस एंगल पे रखी है आपकी, उस पर भी डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन बिटवीन कॉइल्स। एंड अगर हम बहुत डेप्थ में भी जाएं तो मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम जिसमें वो कॉइल्स रखी है, इन चीजों पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कॉइल्स के बीच में सेपरेशन कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है, किस एंगल पे रखी है उस पर डिपेंड कर रहा है, और मीडियम पे डिपेंड करता है। शेप एंड साइज को आप बता सकते हो, रेडियस क्या है, ठीक है, कितना पास पास है, कितना कितना दूर दूर है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो M डिपेंड्स अपॉन, ये आपका 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने किया था EMF इंड्यूस, अगला स्लाइड यहीं पर करते हैं। इंड्यूस्ड EMF क्या होगा बेटा सेकेंडरी कॉइल के अंदर? अब देखो, फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है किसी कॉइल से रिलेटेड, तो फैराडे लॉ ये कहता है कि वहां पर EMF इंड्यूस होता है, तो उसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर होता है? E इज इक्वल टू माइनस में d फाई टोटल, जो भी आपके पास सेकेंडरी कॉइल से जा रहा है, बाय में dt। मान लो ये आपके पास प्राइमरी कॉइल है, ये आपके पास सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो करंट है
करंट आपके पास चेंज हो रहा है, ये I1 मान लो, तो इससे रिलेटेड जो फ्लक्स है, फ्लक्स टोटल जो होगा सेकेंडरी कॉइल से, फ्लक्स टोटल थ्रू सेकेंडरी कॉइल जो है वो चेंज होता है। तो यहाँ पर आपके पास ईएमएफ इंड्यूस आता है और करंट इंड्यूस आता है। तो यहाँ पर आपके पास सेकेंडरी कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स लिख रही हूँ मैं, जब प्राइमरी कॉइल के अंदर मैंने करंट चेंज किया है। तो यहाँ से फाई टोटल की वैल्यू आप निकाल सकते हो माइनस में डी एम इंटू में I1 बाय में dt। तो यहाँ से आपके पास ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल 2 लिख लो, इसके लिए कंफ्यूजन ही खत्म। इसको आप सेकेंड कॉइल लिख लो, इसको आप फर्स्ट कॉइल लिख लो। तो यहाँ पर आप I1 करंट इन प्राइमरी आपने चेंज किया, तो ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी क्या है, दिस इज इक्वल टू माइनस में डी एम इंटू I1 बाई dt। तो यहाँ से m बाहर कॉमन कांस्टेंट है। अभी देखो यहाँ पर इसका तो चीजें कांस्टेंट हो गई ना, इसका रेडियस मैंने फिक्स कर दिया, इनका सेपरेशन मैंने फिक्स कर दिया, ओरिएंटेशन मैंने फिक्स कर दिया, मीडियम में रख दिया, उसको तो मैं चेंज ही नहीं कर रही, सिर्फ करंट की वैल्यू को चेंज कर रही हूँ। सो m कैन बी टेकन आउट एज कांस्टेंट। यहाँ से आपके पास आएगा di1 बाय में dt। सो दिस इज योर E2 की वैल्यू। अगर E1 की वैल्यू निकालनी होती है और सेकेंडरी में आप करंट चेंज कर रहे होते तो आप यहाँ पर क्या कर देते di2। आई बात समझ में? मैम Yes, ma'am. यस बेटा। मैम अभय की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। किसकी नहीं हो रही? मैम मैम अभय अब की। ज्वाइन करा था, फिर उसको लेफ्ट हो गया, मतलब नेटवर्क इशू से हट गया, फिर वापस कनेक्ट करने की कोशिश करा, हो नहीं पा रहा। अच्छा एक सेकेंड, उसको बोलो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करे, ओके मैम। ठीक है? या अभय कौन से ग्रुप में है, मैं एक लिंक भेज रही हूँ, इससे ज्वाइन कर लो बेटा। मैम कैटलिस्ट नहीं है वो तो, मतलब एक्स्ट्रा ग्रुप। मैंने अभी लिंक भेजा है आप लोगों के ग्रुप पे, देखो दिख रहा है क्या उसको, बताओ, उससे ज्वाइन। हो गई ज्वाइन? अच्छा चलिए शुरू करते हैं, अपना माइक बंद रखिए। सो सेकंड चीज भी हो गई। अब इस, हाँ, यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट m, इसकी वैल्यू क्या आपके पास E2 बाय में pi बाय में dt, ठीक है? अब देखो हो सकता है कि कॉइल के अंदर करंट बढ़ रहा हो घट रहा हो, सो हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बस। तो यहाँ से आप कोफिशिएंट को डिफाइन कैसे करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट between two coils is equal to EMF induced in secondary coil when rate of change of current in primary coil is 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो एक तरीका है डिफाइन करने का कि जब m है वो E2 के बराबर हो जाएगा। कब बराबर होएगा? जब इसकी जो वैल्यू है वो 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाएगी। क्लियर है? डेफिनेशन है, जैसे वहां पर भी हमने ऐसे ही किया था, वहां पर हमारे पास क्या आया था, यहाँ पर L आ जाता है कि सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट of a coil या of a inductor is equal to EMF induced in the inductor when rate of change of current in this inductor is 1 ampere per second। ठीक है मैम, एक बार रिपीट कर दोगे, क्लास लीव हो गई थी। हाँ, यहाँ पर बेटा सिर्फ आपको फॉर्मूला बताया है कि EMF इंड्यूस अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या होता है कि माइनस डी फाई बाय में dt। फाई होता है फ्लक्स थ्रू द कॉइल। अब जब आप प्राइमरी में करंट को बदलते हैं तो फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी बदलता है, यही बात चल रही है ना। इसमें करंट बदल रहे हो तो इससे भी तो फ्लक्स बदल रहा है। करंट मान लो बढ़ा दिया तो इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, यानी कि इससे रिलेटेड भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, यानी कि इससे रिलेटेड फ्लक्स भी बढ़ेगा। उल्टा भी ऐसे हो सकता है कि अगर करंट घट रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो सेकेंडरी से भी घटता है, और इससे घट रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है, तो फ्लक्स चेंज होता है। तो फैराडे लॉ ये कहता है कि यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जिसका वैल्यू किसके बराबर होता है, माइनस डी फाई, जो भी सेकेंडरी कॉइल से रिलेटेड है, डिवाइडेड बाय में dt। अब फाई की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, m इंटू में I1, ये ध्यान रखेंगे। सेकेंडरी में आप चेक कर रहे हो तो प्राइमरी का करंट ले रहे हो, ठीक है? इसमें जो चेंज किया तो I1 m बाय dt, तो बस ये लिख दिया और इसको डिफाइन कर दिया आगे कि m की वैल्यू क्या है, E2 बाय में di1 बाय dt। तो मैग्नीट्यूड में ले लिया मैंने, और मैंने बताया m E2 के ही बराबर हो जाता है जब आपके पास di1 बाय dt फ्रॉम द प्राइमरी कॉइल वो 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाता है। यस वैशाली बोलो बेटा। मैम कुछ नहीं।
क्या नहीं देख रही थी मैं? नहीं, आपकी वीडियो पॉज थी। अच्छा अच्छा, अभी देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं और क्लैरिटी आएगी। दो या तीन ही क्वेश्चन करेंगे, देन वी विल एंड अप दिस सेशन। सो पहले फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स एज शोन। तो करने का तरीका होता है, देखो अभी आपको नहीं बता रखा प्राइमरी कॉइल कौन सी है, सेकेंडरी कॉइल कौन सी है। दो ही फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने, एक तो हम लोगों ने निकाला फाई जो टोटल है दैट इज इक्वल टू होता है एम इंटू में I1, फाई टोटल थ्रू सेकेंडरी कॉइल ले लो दैट इज इक्वल टू एम इंटू में I1, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने माना E2 जो है सेकेंडरी कॉइल में जो EMF इंड्यूस होता है दैट इज इक्वल टू माइनस में एम इंटू में DI1 बाय में dt। तो बेसिकली आपको एक तो प्राइमरी कॉइल चाहिए ना, एक सेकेंडरी कॉइल चाहिए, तभी तो हम लोग चीज चेक कर सकते हैं। सो आप कोई भी एक प्राइमरी या सेकेंडरी मान सकते हो, वो थोड़ा प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि कौन सी मान ली। अब जैसे ये जो बाहर वाला कॉइल है इसको मैं मान रही हूँ प्राइमरी, ये मेरे पास प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, और इसको मैं नंबर 1 ओके मैम। ये वाली जो कॉइल है ये सेकेंडरी है और इसको मैं नंबर 2 दे देती हूँ। तो पहला स्टेप यही है कि आपको एक प्राइमरी माननी है, एक सेकेंडरी माननी है। प्राइमरी में से एक करंट को फ्लो करा दो, मैंने जैसे ये फ्लो करा दिया करंट। अब बताओ मुझे, अब इस प्राइमरी के अंदर मैं करंट अगर चेंज करती हूँ तो सेकेंडरी से रिलेटेड फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा ऑब्वियसली। पहले तो हम लोग पहला स्टेप क्या था कि प्राइमरी सेकेंडरी आपको सेलेक्ट कर लेना है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। सो यहाँ पर एक कंडीशन और है जिसकी वजह से मैंने आउटर वाला जो सर्कल है उसको प्राइमरी माना, वो मैंने लिखा नहीं क्वेश्चन में, तो आप देखेंगे R1 जो है दैट इज वेरी 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 ग्रेटर देन R2। इसको मैं समझाऊंगी अभी, ठीक है। तो इसी की वजह से मैंने बाहर वाले को प्राइमरी माना है, वो मैं बताऊंगी कैसे मैंने इसको माना है। तो यहाँ से एक प्राइमरी हो गया, एक सेकेंडरी हो गया, फिर हमने प्राइमरी में करंट दौड़ा दिया। अब प्राइमरी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो निकालना है। तो करंट कैरिंग कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा? करंट कैरिंग कॉइल की वजह से म्यू नॉट एट द सेंटर अगर हम निकालते हैं मैग्नेटिक, यस, ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल एट सेंटर। मैम यही तो होता है, म्यू नॉट अपॉन में 2I अपॉन में A। मैंने कब मना किया नहीं होता? नॉट बाय 2 I by A। I1 ले लो उसको, I1 प्राइमरी में I1 बाय में R1, ठीक है। अब देखो ये कंडीशन का मैं इस्तेमाल करूंगी, R1 इज ग्रेटर 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 देन R2। यानी बेसिकली आप कह सकते हो कि ये जो अंदर वाली कॉइल है वो एक पॉइंट है बाहर वाले के कंपैरिजन में। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सारे के लिए यूनिफॉर्म हो गया ना। इस कॉइल फील्ड यही है, म्यू नॉट बाय 2 I1 बाय R1, किसी भी पॉइंट पर आप देख लो। और यही कारण है कि मैंने बाहर वाले को प्राइमरी माना था, क्योंकि अगर मैं अंदर वाले को प्राइमरी मानती हूँ बाहर वाले के लिए चेक करती कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है, कितना फ्लक्स उससे पास हो रहा है, तो मुझे सारा कैलकुलेट करना पड़ता। अभी कितना इजी हो गया कि छोटा सा एक पॉइंट है, जितना इसके सेंटर पे निकलेगा उतना ही इसके लिए होगा, ठीक है। इसलिए बाहर वाले को प्राइमरी और अंदर वाले को सेकेंडरी माना। सो अब मैग्नेटिक फील्ड आ गया ड्यू टू प्राइमरी। अब क्या निकालना है? फ्लक्स टोटल थ्रू सेकेंडरी। अब फ्लक्स क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है सेकेंडरी कॉइल पर, डॉट प्रोडक्ट विद एरिया, फाई टी कितना होगा आपके पास? B डॉट A, ठीक है। अब जो I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, हम लोग अपने फिंगर्स को कर्ल करके थंब से बता देते हैं। एरिया वेक्टर हम उसी की डायरेक्शन में ले लेते हैं, या ऐसे ले लो ऐसे ले लो, तो ऐसे ही मैंने ले लिया, तो BA बन जाएगा, BA cos 0, ठीक है। सो मैग्नेटिक, हाँ cos थीटा, बट cos 0 कैसा है? cos 0 कैसे आया? देखो ये इसमें से करंट कैसे चल रहा है, बाहर वाली से एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो गया, राइट। और जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर आप बाहर भी ले सकते हो। देखो जब 2D होता है एरिया 2D है ना, तो बाहर भी ले सकते हो अंदर भी ले सकते हो। तो फ्लक्स होता है एक नंबर, उससे डिपेंड नहीं करता वो प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, तो हम लोग उसी की डायरेक्शन में ले लेते हैं जिस डायरेक्शन में B है इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। जब अंदर कर रहे हो तो माइनस में आ जाएगी वैल्यू, कोस 180 हो जाएगा ना, और बाहर कर रहे हो तो कोस 0 हो जाएगा। तो उस प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्लक्स आपके पास क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज प्योर नंबर कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही है। तो इसलिए हम लोग BA cos 0 कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद का जो स्टेप है, वैल्यूज आपको पुट करनी है। मैग्नेटिक फील्ड जो सेकेंडरी कॉइल से पास कर रहा है वो यही तो होगा कि नहीं होगा? जो उसके सेंटर पे है
जो प्राइमरी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला मैंने वही तो सेकेंडरी से पास कर रहा है ना बेटा, राइट। सो यहाँ से बी की वैल्यू हम लोग ये पुट करेंगे म्यू नॉट बाय में 2 I1 बाय में R1 एंड एरिया किसका लोगे आप, इसका लोगे ना, एरिया लोगे या नहीं लोगे, आप निकाल रहे हो फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी, तो उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड है और उसका एरिया क्या है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई R2 Pi R2 square. अब देखो फ्लक्स जो टोटल होता है जो सेकेंडरी से जाता है उसका फॉर्मूला हमने लिखा था m इंटू में I1 मैम करंट थ्रू प्राइमरी। एक सेकेंड, एक बार ये कंप्लीट करें तो एक स्टेप रह गया है। जो टोटल फ्लक्स है वो क्या होता है आपके पास जो सेकेंडरी से जा रहा है, जो प्राइमरी में करंट था I1 मल्टीप्लाई बाय में म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट एंड नाउ यू विल कंपेयर दीज टू। आप इनको कंपेयर करेंगे तो आपके पास m की वैल्यू क्या निकल के आ रही है बेटा, म्यू नॉट बाय में 2 I1 तो चला जाएगा, I1 है यहाँ पे, I1 चला जाएगा तो पाई 1 by R1 pi R2 square. यस, ये आंसर हो गया। समझ में आया, ये इसका आपके पास क्या है फ्लक्स, Yes, ma'am. म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट। सो एरिया जो है उसमें Yes. रेडियस R2 क्यों ली, रेडियस R2 क्यों ली एरिया में? क्योंकि हम फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी निकाल रहे हैं तो सेकेंडरी का सेकेंडरी का एरिया निकालोगे ना। फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए, जो कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड है और कॉइल का जो एरिया है, तो हम फ्लक्स किससे रिलेटेड निकाल रहे हैं, सेकेंडरी से रिलेटेड निकाल रहे हैं। सेकेंडरी हमने अंदर वाला माना है तो अंदर वाले का ही तो एरिया लेंगे ना। आई समझ यस में? मैम। मैम B क्रॉस होता तो साइन आ जाता, B डॉट है तो कोस आएगा, है ना? बी क्रॉस में साइन आता है, यस। फ्लक्स में डॉट प्रोडक्ट होता है, बी ए कोस थीटा होता है और कोस 0 ले लिया वो हम लोग। ओके मैम। ठीक है, सो स्टेप्स है। सबसे पहले सभी आपके म्यूचुअल इंडक्टेंस वगैरह निकालने के क्वेश्चन आएंगे ना, तो वहां एक प्राइमरी कॉइल चाहिए, एक सेकेंडरी कॉइल चाहिए। एक प्राइमरी मानो, ऐसे मानो प्राइमरी की सेकेंडरी में जो है जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो आपको हर जगह यूनिफॉर्म सा दिखे। ये एक छोटा सा टिप है। तो पहले प्राइमरी कॉइल मान ली, सेकेंडरी मान ली, तो प्राइमरी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, वही मैग्नेटिक फील्ड जो है सेकेंडरी से कनेक्टेड होता है। ठीक है, फिर सेकेंडरी का फ्लक्स निकालते हैं, देन हम इस फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट आ जाता है। आई बात समझ में? मैम इसमें जो एरिया दिया है वो सेकेंडरी के लिए दिया है और जो करंट दिया है वो प्राइमरी के लिए दिया हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये यही तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग देखो हमने कॉइल ली थी, एक ऐसे ली थी और एक ऐसे ली थी, तो ये थी प्राइमरी, ये थी सेकेंडरी। यहाँ पर मेरी प्राइमरी बाहर वाली है, सेकेंडरी अंदर वाली है। सो हम लोग क्या करते हैं कि प्राइमरी में जब करंट को चेंज करते हैं तो सेकेंडरी में जो फ्लक्स होता है वो चेंज हो रहा होता है, तभी तो सेकेंडरी में करंट इंड्यूस होता है बेटा। तो आप बेसिकली क्या कहते हो भाई, फ्लक्स जो सेकेंडरी कॉइल में दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी। तो आप बोलते हो कि phi2 इज इक्वल टू m इंटू में I1। वही तो किया मैंने पहले प्राइमरी कॉइल का करंट लिया, प्राइमरी से मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिया, मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी मैंने चेक किया, जो मैं ये लिख रही हूँ। और यही फ्लक्स जो है, यही कारण है जो ये फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, इससे रिलेटेड यही कारण है किसका, इंड्यूस करंट का जो इसमें आएगा। सो ये फॉर्मूला जो है के लिए आंसर लेकर इसमें I1 नहीं आएगा कहीं पे? कहाँ पर बेटा, अच्छा I1 कटेगा। ओके मैम, आ गया समझ में? डन? एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? मैम आप एक क्वेश्चन दे दो, मजा आ जाएगा। चलो करो अगला फिर। एंड में फर्स्ट स्लाइड का समझा देना एंड में, है ना मैम? हाँ मैं बता दूंगी। ये वाला क्वेश्चन करो। फाइंड द Okay, ma'am. कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ पेयर ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स ऑफ इक्वल लेंथ प्लेस्ड वन इनसाइड अनदर। मैम यस, ये धोखे से म्यूचुअल की जगह सेल्फ तो नहीं आ गया क्या? मैम? धोखे से म्यूचुअल की जगह सेल्फ तो नहीं आ गया? नहीं नहीं, ऐसा तो ये ऐसा नहीं है, धोखा नहीं है बिल्कुल भी। Find क्वेश्चन क्या, find the coefficient of self inductance for a pair of two long solenoids of equal length placed one inside another। तो थोड़ा सा मैं डेटा भी दे देती हूँ आपको, बना देती हूँ, थोड़ा सा आप नए नए हो इस कॉन्सेप्ट में। तो पहले तो मान लो एक कॉइल तो हो गई, ये सोलेनॉइड ऐसे ही होता है ना, मान लो ये एक कॉइल हो गया सोलेनॉइड का। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ, अच्छा ये बोल रहे हो क्या?
यस म्यूचुअल आएगा बेटा, यही बोल रहे थे, यस मैम। म्यूचुअल आएगा, म्यूचुअल। फॉर अ पेयर ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ इक्वल लेंथ प्लेस्ड वन इनसाइड अनदर, तो एक कॉइल मैंने मान लिया ये, और एक कॉइल में मान लो इसी के अंदर, मान लो ये हो गया आपके पास, एक कॉइल इसके अंदर रखा है, डन, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, एम निकालना है, तो एम निकालने के लिए सबसे पहले मुझे एक प्राइमरी कॉइल चाहिए और एक सेकेंडरी कॉइल चाहिए, ठीक है। सो मैं आउटर सोलेनॉइड को तो मान लेती हूँ प्राइमरी, आउटर सोलेनॉइड को मैं क्या मान रही हूँ, प्राइमरी, और इनर सोलेनॉइड को मैं मान रही हूँ सेकेंडरी। एंड थोड़ा सा डेटा ले लेते हैं, जैसे इन्होंने बोला इक्वल लेंथ, तो यानी दोनों का लेंथ बराबर है सोलेनॉइड्स का, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स बराबर है, तो हम मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसके लिए हम लोग क्या मान लेते हैं, n1 है, और सेकेंडरी वाले के लिए हम लोग मान लेते हैं n2 है, ठीक है। मैम m इक्वल, अब n1 n2 क्यों चाहिए था, क्योंकि आपको पहला तो स्टेप था कि आपको प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल पहचाननी है कौन सी है, दूसरा स्टेप ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है ड्यू टू प्राइमरी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है प्राइमरी कॉइल की वजह से, प्राइमरी कॉइल एक सोलेनॉइड है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड यू नॉट अपॉन में 2i अपॉन में a। सो मैग्नेट जो आप निकालेंगे पहले, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड ड्यू टू प्राइमरी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी कितना बन रहा है, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो कि इसकी मैंने मानी n1, और उसका लेंथ कितना है m, ठीक। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये किधर होता है, यहीं पर तो होगा, इसके सेंटर में ऐसे एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म होगा या नहीं होगा, इस तरीके से। सो यही तो मैग्नेटिक फील्ड इससे कनेक्टेड है। अगर हम प्राइमरी में करंट को चेंज कर देते तो सेकेंडरी में भी देखो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप चेंज हो जाएगा, वो भी तो उसी से पास कर रहा है। सो यहां से अब हम क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी। अब क्या निकालोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई थ्रू सेकेंडरी, वो क्या होता है आपके पास, बी डॉट ए, बी डॉट ए। सो हम लोग करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं, मान लो करंट का डायरेक्शन हो गया ये, एक और कलर ले लेते हैं, करंट का डायरेक्शन हो गया ये। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके आने वाले टेस्ट में इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे। सो ये मान लो आपके पास I1 है प्राइमरी कॉइल में, तो ये कॉइल अगर मैं यहाँ बनाऊं, इसमें करंट ऐसे जाए। अब क्या अपने माइक ऑफ रखें, लिशा कम ऑन, एक ही तो काम हाँ, तो एक ही काम देते हो, वही नहीं करते तुम लोग। अभी देखो ये आपके पास क्या है, प्राइमरी की मैं एक कॉइल दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। इससे रिलेटेड आपने मैग्नेटिक फील्ड जो है निकाल दिया, जिसकी वैल्यू क्या है, म्यू नॉट n1 इंटू में n। अब आप फ्लक्स निकाल रहे हो थ्रू सेकेंडरी, सेकेंडरी आपके पास किधर है, इसी के अंदर ही तो है ऐसे। मैम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड तो म्यू नॉट एन आई होता है ना, म्यू नॉट n, हाँ ये ठीक है, सही बात है, तो L अपॉन में आएगा क्योंकि रेडियस ज्यादा लेंथ लेंगे हम, आएगा अभी, ठीक है। तो मैम L अपॉन में आएगा ना, L अपॉन में, मैम एल अपॉन में लेंगे क्योंकि हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेते हैं। हाँ, तो जो मैंने आपको L दिया ना, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये ऑलरेडी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। स्मॉल n हमारा होता है पर यूनिट लेंथ, कैपिटल N लिखती तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाता है। सो यहाँ से आप देखो कि अगर आप प्राइमरी में करंट दौड़ा रहे हो तो फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी भी आ रहा है, अगर वो चेंज हो रहा है तो फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी भी चेंज होगा ना, तो सेकेंडरी से रिलेटेड आप फ्लक्स निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है आपके पास, इसका एरिया इधर ही ले सकते हैं, तो बी डॉट ए, बी ए कोस 0। सो बी कितना है जो इससे पास कर रहा है, ये हो गया म्यू नॉट n1 I1, म्यू नॉट n1 I1। एंड एरिया क्या है आपके पास अंदर वाले सोलेनॉइड के लिए, उसके लिए आपको रेडियस चाहिए होंगे, तो बाहर वाले के लिए रेडियस मान लो R2 और अंदर वाले के लिए रेडियस मान लो R1, इसके लिए R1 और R वाले के लिए क्या, R2। सो एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाय R2 स्क्वायर। सो ये आपके पास हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स फाई थ्रू
सेकेंडरी। अब सेकेंडरी में सिर्फ एक कॉइल नहीं है ना, एक से ज्यादा कॉइल है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा 5T, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, ये आपके पास है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इनटू में जो एक कॉइल की वजह से आप लोगों ने फ्लक्स निकाला है, दैट इज म्यू नॉट N1 I1 पाई R2 स्क्वायर। एंड N2 की वैल्यू आपको पता है, N2 की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू में लेंथ। आप स्मॉल n2 क्या लिखते हो, नंबर ऑफ टर्न्स जो है टोटल डिवाइडेड बाय में जो लेंथ है, तो n2 को क्या लिख सकते हो, स्मॉल n2 इनटू में l। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, N2 इनटू म्यू नॉट N1 I1 पाई R2 स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला आपको पता है फ्लक्स का, क्या होता है पाई टोटल का, म्यूचुअल इंडक्टेंस करंट प्राइमरी। कंपेयर करो जरा, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N2L म्यू नॉट N1 पाई R2 स्क्वायर। यस मैम, दिस इज योर आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करोगे, लेट मी चेक सही लिखा है क्या मैंने, म्यू नॉट ठीक है, N1 N2 ठीक है, L ठीक है, सब कुछ ठीक है। चलो एक सवाल और करो बेटा, ये वाला, ये सवाल करते जाओ और हैंड रेस करते जाओ, अभी क्लास से नहीं जाना, ठीक है। मैम वो पर सेंटीमीटर लिखा है। ओके Yes. मैम। 50 turns per centimeter. A straight solenoid has 50 turns per centimeter in primary and total 200 turns in secondary. The area of cross section of the solenoid is 4 centimeter square. Calculate the mutual inductance. Primary is tightly kept inside the secondary. So you can imagine it. इसमें फिगर की आपको जरूरत नहीं है कि प्राइमरी में सेकेंडरी फिक्स कर रखा है। वर्टिकली बनेगा, स्ट्रेट वायर की तरीके से सोलिनॉइड बनेगा, इसका जैसे लंबे से में होता है। हाँ बिल्कुल, आपके पास टाइटली फिक्स्ड है, एक के नीचे दूसरा है, ठीक है। सो आपको पता है सबसे पहला स्टेप होता है, एक प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी होता है। तो आप पहली चीज क्या करते हो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी निकालते हो ना, पहले तो यही चीज चेक करते हो प्राइमरी कौन से सेकेंडरी कौन। तो इसमें मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इमेजिनेशन में आ रहा है एक सोलेनॉइड है उसके अंदर एक फिक्स है, तो बाहर वाला मैंने ले लिया, ठीक है। सो यहां से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी क्या होगा आपके पास, म्यू नॉट N1 I1, यही होता है, जो भी उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और जो भी उसमें से करंट पास कर रहा है, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के बाद क्या स्टेप होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल से भी रिलेटेड है, तो आप क्या निकालते हो, फ्लक्स थ्रू बेटा सेकेंडरी कॉइल। एक कॉइल का निकलेगा, पहले एक कॉइल का आप कैसे निकालोगे, म्यू नॉट N1 I1 और एक कॉइल का एरिया ले लो, कितना होगा आपके पास S। वैसे दे रखा है इन्होंने, ये आपके पास जो दे रखा है ना, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड जो है, ये सेकेंडरी कॉइल के लिए दे रखा है, सेकेंडरी कॉइल का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से आप S लिख लो फॉर सम टाइम, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कितना हो गया, म्यू नॉट N1 I1 S1 थ्रू वन कॉइल, ठीक है। अब टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगी सेकेंडरी कॉइल में, मुझे नहीं पता अभी कितनी है, N2 लिख दिया, म्यू नॉट N1 I1 इंटू में S। अब वैल्यू पुट करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे पहले। फाइटी आपके पास किसके बराबर होता है, M इंटू में I1 के बराबर, प्राइमरी कॉइल में जितना करंट था। यू विल कंपेयर इट, M की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, N2 म्यू नॉट N1 S। अब वैल्यू पुट कर दो, क्या आपको सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, यस 200। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ इन प्राइमरी कितना है, गिवन है 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर, यानी 50 इंटू में 10 टू द पावर पर सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, 10 टू द पावर 2, ऐसे ना 50 नीचे आपके पास सेंटीमीटर है, तो इसको आप मीटर में करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। इनटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेकेंडरी कॉइल का हम लोग लेते हैं, ये आपके पास हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर में करें, यू विल सॉल्व इट और आपका आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं आया,
5 इंटू यस मैम आप सॉल्व करेंगे, चेक 10 की कीजिएगा, पावर -4 5 into 10 की पावर -4 आएगा। समझ में आया सभी को? यही प्रोसीजर है। अभी आपको ऐसे ही एक कॉइल के अंदर दूसरा कॉइल फिक्स करके देखते हैं। प्रोसीजर यही है। पहला क्या, आइडेंटिफाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। सेकंड, प्राइमरी कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, वही मैग्नेटिक फील्ड कनेक्टेड है सेकेंडरी कॉइल से, तो सेकेंडरी कॉइल में यूजिंग दैट मैग्नेटिक फील्ड आप फ्लक्स निकालो। ठीक है, एक कॉइल से निकालो, अगर एक ही कॉइल, अगर एक से ज्यादा कॉइल है तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो, उस फ्लक्स को आप कंपेयर करते हो। ठीक है, m इंटू में I1 से, वहां से m की वैल्यू आपके पास आ जाती है। यस, 5 इंटू 10⁻⁻⁴ हेनरी। डन। ये है बेटा 5 इंटू 10⁻⁻⁴ चलिए। h हेनरी होता है। अच्छा, यूनिट आपके पास निकालना क्या था, म्यूचुअल इंडक्टेंस। हाँ, तो हेनरी होती है ना म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट। ओके मैम। कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, HZ, छोटा सा होता है। मैम जो टर्न्स आएंगे वो तो उसी की आएंगी ना, हम जिसका मैग्नेट म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल रहे हैं। हाँ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स उसी की आएंगी जिसका आप म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल रहे हो। मैम ये 4 के पास में क्या लिखा है आपने, समझ नहीं। एक तो म्यू नॉट की वैल्यू लिखी है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और यहाँ मैंने जो एरिया लिया है ना कॉइल का, सेकेंडरी कॉइल का S, उसकी वैल्यू रखी है 4 इंटू में 10⁻⁻⁴, क्योंकि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर स्क्वायर में करोगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻², 2 है ना सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। ये इंटू में मल्टीप्लीकेशन। डन। यस। एक छोटा सा ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंसेस कभी आपसे पूछ ले मान लो, तो इन सीरीज में जैसे रेजिस्टेंस ऐड होते हैं ना, L इक्विवेलेंट क्या होता है, L1 प्लस में L2 प्लस में L3। इन पैरेलल क्या होता है, 1/L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/L1 प्लस में 1/L2 प्लस में 1/L3। तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, मैम यहाँ पे L क्या चीज है? ये आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू बेटा, जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ना, इंडक्टर के लिए आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस होता है। अब आपका एक सवाल है, ये आप ट्राई करना चाहे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, मैं वो आपको बता देती हूँ। जब आपके पास एक इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है ना, तो वो एक एनर्जी स्टोर्ड करता है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, वो होता है आपके पास ½ L तो उसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू हो गया, और I जो उसमें से टोटल करंट पास किया गया है, तो ये एनर्जी स्टोर्ड होता है। सो यू कैन ट्राई इट, ये आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहीं पर आज हम जो है हमारा सेशन एंड करेंगे। तो किसी को फर्स्ट स्लाइड में ही कुछ प्रॉब्लम थी, वो बच्चा मुझे बताओ क्या दिक्कत थी। मैम एक बार आप ये बता दो, आपने मतलब कि आज स्टार्टिंग कहाँ से कराई?